का पात्र, भूमिकाओं का वितरण, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि नायक और नायिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। 22वें अध्याय में इस पर भरत मुनि ने विचार किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बाद के आचार्यों में तो नायक नायिका भेद का बहुत विस्तार भी हुआ है। भरत मुनि ने नाटक पढ़ने वाले पाठक, नाटक देखने वाले प्रेक्षक, नाटक करने वाले अभिनेता, इनकी दृष्टि से जितना समझने योग्य वर्गीकरण है उतना ही लिया है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 नायिकाएं उन्होंने बताई। ये अष्टविध नायिकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। यह नाटकों में आती हैं, काव्यों में आती हैं। नृत्यांगनाएं इनको दिखाने के लिए नृत्य करती हैं, इनकी भूमिकाओं का प्रदर्शन करती हैं और ये नारी जीवन की 8 स्थितियां भी इनमें चित्रित होती हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से प्राचीन भारत में नारियों के निरूपण की दृष्टि से भी यह वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। 22वें अध्याय में 8 नायिकाओं का विचार करते हुए भरत मुनि कहते हैं, तत्र वासक सज्जा च विरहोत्कंठितापि वा स्वाधीन भर्तृका चापि कलहांतरितापि वा खंडिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषित भर्तृका तथा विसारिका चैव ज्ञेयास्तष्टौ तु नायिका। नाम 8 गिना दिए गए हैं। नाम से ही लक्षण भी स्पष्ट हो जाता है। वासक सज्जा, वासक सज्जिका नाम भी मिलता है, स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। वासक सज्जा या वासक सज्जिका, विरहोत्कंठिता, स्वाधीन भर्तृका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोषित भर्तृका और अभिसारिका, ये 8 नायिकाएं हैं। संक्षेप में लक्षण भी भरत मुनि इनका करते हैं और उदाहरण काव्यों में, नाटकों में हम देख ही सकते हैं। उचिते वासके यातु रति संभोग लालसा मंडनम कुरुते यष्टा सा वै वासक सज्जिका। वासक आने पर प्रिय से मिलन की लालसा के साथ जो प्रसाधन, सजावट, सज्जा अपनी करती है वह वासक सज्जिका नायिका है। वासक कहते हैं पारी, मिलने का समय, मिलने का दिन, अपॉइंटमेंट जिस दिन हो अपने प्रिय से मिलने का। जब किसी राजा रईस की कई पत्नियां हैं तो अलग अलग पत्नियों से मिलने का दिन निर्धारित किया जाता है और कामसूत्र में तो वासक पालिका, एक नौकरानी का ही, एक सेविका का ही उन्होंने निर्देश किया है। राजाओं के यहाँ वासक पालिका एक सेविका हुआ करती थी जो किस रानी को किस दिन राजा के पास जाना है, मिलना है, इसका पूरा लेखा जोखा रखती थी और वह बताने का काम करती थी रानियों को भी और राजा को भी कि आज अमुक रानी आपके पास आएंगी। तो उसका दिन मिलने का जिस दिन है वह बहुत लालसा के साथ में तैयार होती है। ऐसी नायिका वासक सज्जिका नायिका है। विरहोत्कंठिता को बताते हैं, उसके नाम से ही लक्षण भी है। अनेक कार्य व्यासंगाद यस्याः नागच्छति प्रियः तदा तद अनागत दुखार्ता विरहोत्कंठिता तुसा। अनेक कार्यों के व्यासंग के कारण कार्यों में उलझ गया है और उसके न आने से वह दुखी है, पत्नी या प्रेयसी उसकी, तो ऐसी पत्नी या प्रेयसी वह विरहोत्कंठिता होगी। यह तो सार्वजनीन विभाजन हम कह सकते हैं। प्रत्येक देश काल में यह लागू होता है। ऑफिस में पति गया है या बहुत बड़ा ऑफिसर है और उसको देर हो रही है, कार्य में उलझ गया है, मीटिंग चल रही है, रात हो गई है, पत्नी घर में प्रतीक्षा करती है, तो यह विरहोत्कंठिता कहलाएगी। वह उत्कंठित है उसके कब वो आएंगे इस बात को लेकर के। स्वाधीन भर्तृका या सर्वश्रेष्ठ नायिका एक तरह से कही जाती है। अपने पति को जिसने पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। सुरताति रसैर्बद्धो यस्या पार्श्वे तु नायिका सांद्रा मोद गुण प्राप्ता भवेत् स्वाधीन भर्तृका। जिसके संयोग के भरपूर रस में बंधा हुआ नायक या पति हमेशा उसके पास ही रहता है, उससे बंधा हुआ है। गाढ़े प्रमोद के गुण से युक्त उस नायिका को स्वाधीन भर्तृका जानना चाहिए। वह स्वयं भी बहुत प्रफुल्लित है, सुखी है, प्रिय उसके पास बहुत सुखी है और पूरी तरह से उसके वश में रहता है, स्वाधीन है भर्ता या पति जिसका, ऐसी स्वाधीन भर्तृका। यह तीसरा प्रकार हुआ। चौथा है कलहांतरिता। यह झगड़ालू स्त्री, ऐसी स्त्रियां होती ही हैं। ईर्ष्या कलह निष्क्रांतो यस्या नागच्छति प्रिय।
सामर्शवश संप्राप्ता कलहांतरिता भवेत। ईर्ष्या और कलह के कारण घर से बाहर चला गया है प्रिय। झगड़ा करती है तो छोड़कर चला गया है कि ठीक है मैं और कहीं चला जाता हूँ, और उसको आशा है कि लौट आएगा, क्योंकि घर छोड़ करके कहाँ जाएगा, लेकिन लौट करके भी नहीं आ रहा है। तो अमर्ष से भरी हुई उसके प्रति उसके मन में बड़ा क्रोध, वैमनस्य भी घर कर गया है कि मुझे प्रेम नहीं करता है और झगड़ता रहता है। वह स्वयं भी झगड़ा करती है। ऐसी कलहांतरिता नायिका होती है। अगली खंडिता नायिका है। यह बड़ी ही ट्रेजिक हीरोइन एक तरह से है। कलहांतरिता तो थोड़ी सी खलनायिका जैसी हो जाती है, और यह खंडिता जिसको धोखा दिया गया है। व्यासंगाद उचिते यस्याः वासके नागतः प्रियः तदागम दुःखार्ता तदनागम दुःखार्ता खंडिता सा प्रकीर्तिता। अन्य किसी कार्य में फंसा रह करके वासक के समय नहीं आ पाया, जिस समय और जिस दिन आना था उस दिन नहीं मिलने के लिए आया जिसका प्रिय, उसके न आने से जो बहुत दुखी है, प्रतीक्षा कर रही है, और उसको बार बार ये लगता है कि नहीं आएगा, उसने धोखा दे दिया है, दुख से व्याकुल है। ऐसी नायिका खंडिता नायिका है। खंडित हो गए हैं मनोरथ उसके। विप्रलब्धा जिसको धोखा दिया गया है। यस्या दूतीम प्रियः प्रेष्य दत्वा संकेतमेव च नागतः कारणे नेह विप्रलब्धा तु सा भवेत्। दूती को भी भेज दिया, संदेश दे दिया कि अमुक स्थान पर अमुक दिन हम मिलेंगे। स्थान और समय की सूचना दे दी है। दूतीम प्रियः प्रेष्य दत्वा संकेतमेव च, और संकेत भी स्थिर कर दिया है, लेकिन नागतः कारणे ना, कोई कारण ऐसा फंस गया कि नहीं आ पाया, तो वह विप्रलब्धा कहलाती है। और अगली है प्रोषित भर्तृका। प्रोषितः भर्ता यस्याः, प्रोषित भर्तृका नाना कार्याणि संधाय यस्या वै प्रोषित प्रियः सारूढ़ा लक केशांता भवेत प्रोषित भर्तृका। अनेक प्रकार के कार्य हाथ में लेकर के, व्यापारी है, बिजनेस है, बाहर चला गया है, प्रउषित विदेश गया हुआ है, प्रिय जिसका, सारूढ़ा लक केशांता, वह केश नहीं संवारती है, बिखरे रहते हैं केश उसके। मेघदूत में यक्षिणी प्रोषित भर्तृका नायिका है। और भी उदाहरण काव्यों से, नाटकों से इस तरह की नायिकाओं के मिल सकते हैं। और सीता स्वाधीन भर्तृका नायिका हैं, द्रौपदी स्वाधीन भर्तृका नायिका है। तो यह केश नहीं संवारती है, बिखरे हुए रहते हैं उसके, बेणी नहीं गूंथी गई है, ऐसी मतलब साज सज्जा नहीं करती है, संवर करके नहीं रहती है, सादा वस्त्र पहने रहती है, विरहिणी नायिका है, वह प्रोषित भर्तृका कहलाती है। और अभिसारिका जो अंतिम है, हित्वा लज्जां तु या श्लिष्टा मदेन मदनेन च अभिसारयते कांतम सा भवेद अभिसारिका। लज्जा को छोड़कर मदन से और मद से आश्लिष्ट है, मद भी भरा हुआ है उसको अपने प्रेम का, कि मुझे बहुत प्रेम करता है प्रिय और मुझे उससे मिलना ही है, प्रेम से भरी हुई है। वह अभिसारित करती है, अभिसरण कहते हैं पास जाना, तो अभिसरण कराती है कांतम, प्रिय को विवश कर देती है कि मिलने के लिए आ पहुँचे, वह अभिसरण करे, तो यह अभिसारिका होती है। अन्य बाद में जो आचार्यों ने लक्षण दिया है कि जो स्वयं रात को मिलने जाती है छिप करके, वह अभिसारिका है। कालिदास ने भी यही लक्षण मान करके मेघदूत में अभिसारिकाओं का वर्णन किया है। पर भरत मुनि ने जो लक्षण दिया है कि वह अभिसरण कराती है, अभिसारयते कांतम, ऐसा अभिसारिका वह होती है। इस प्रकार से नायिका भेद बताया। और नायक के दो प्रकार से भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ये प्रकृति के अनुसार, चरित्र की विशेषता के अनुसार, कुलीन बहुत ऊंचे चरित्र का नायक है, मध्यम वर्ग का नायक है, या निम्न वर्ग का, नीचे कुल का, अधम प्रकृति का नायक है। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम, अधम, ये तीन भेद तो शील प्रकृति के अनुसार, और जो संपूर्ण चरित्र है उनका, उसके अनुसार चार भेद किए हैं। अत्र चत्वार एवस्युर नायका परिकीर्तिता, चार प्रकार के नायक होते हैं। और मध्यमोत्तम प्रकृतौ नाना लक्षण लक्षिता, ये चार प्रकार के नायक, ये जो तीन प्रकार की प्रकृतियां बताई हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, उनमें उत्तम और मध्यम में ही होते हैं ये चारों। अधम प्रकृति वालों में चार भेद नहीं होंगे।
तो चार भेद क्या हैं कि धीरोद्धता, धीर ललिता, धीरोदात्तास्तथैव च धीर प्रशांतकाश्चैव नायकाः परिकीर्तिताः। धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, ये चार प्रकार के भेद हैं। इनके नाम से ही लक्षण भी पता चल जाते हैं। और धीर शब्द इसमें लगा हुआ है, इसलिए प्रश्न किया जाता है कि जो उद्धत है, पहला ही भेद भरत मुनि ने किया है कि धीरोद्धत, तो उद्धत है उसमें धैर्य कहाँ से होगा? तो धैर्य तो सामान्य लक्षण है, बुद्धि संपन्नता विवेक जहाँ जहाँ है वहाँ धैर्य तो रहेगा ही। उसी के साथ प्रधानता यदि औद्धत्य की भी हो तो धीरोद्धत हो जाएगा। तो देवा धीरोद्धता गेया, देव जो देवता धीरोद्धत नायक होते हैं। धीर शिव धीर ललिता नृपा, राजा हैं वो धीर ललित होते हैं, वो श्रृंगार में लिप्त रहते हैं। सेनापति रमात्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीर्तितौ, सेनापति और अमात्य धीरोदात्त हुआ करते हैं। और धीर प्रशांता विज्ञेया ब्राह्मणा वणिजस्तथा, ब्राह्मण और वणिक धीर प्रशांत हुआ करते हैं। चारुदत्त एक तरह से धीर ललित भी है पर धीर प्रशांत भी कहा जा सकता है। कहीं भी उसने क्रोध नहीं किया, कहीं भी औद्धत्य का प्रदर्शन नहीं किया है मृच्छकटिक में। तो यह भरत मुनि का लक्षण है। बाद में किंचित परिवर्तन लक्षण में होता है और उत्तम वंश का जो क्षत्रिय है, दुष्यंत आदि जैसे पात्र हैं अभिज्ञान शाकुंतल में, वो धीरोदात्त माने गए। सदैव धीर ललित राजाओं को नहीं माना गया नाट्य परंपरा में, तदनुसार लक्षण में भी बाद में संशोधन किया गया। तो दुष्यंत धीरोदात्त नायक कहा जा सकता है। राम धीरोदात्त नायक होंगे क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होते हुए भी। तो ये इस प्रकार से नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जो लक्षण किए थे वो उस समय कोई नाटक जो होंगे उनके अनुसार किए गए। बाद में किंचित परिवर्तन भी लक्षणों में होता है। और अलग एक भूमिका विशेष संस्कृत नाटक में आती है, वह विदूषक की है। तो विदूषक भी इन चारों नायकों के साथ चार प्रकार के विदूषक रहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि चार के जोड़े एक तरह से भरत मुनि यहाँ बनाते हैं, इस प्रकार से कि कई चार के भेद, चार मूल रस हैं और चार वृत्तियाँ, चार प्रवृत्तियाँ, ये जिस प्रकार से बताए हैं, चार मूल रंग उनके अनुसार हैं, ये पिछले अध्याय में बताए हैं। उसी प्रकार से ये चार प्रकार के नायक, इन चारों के साथ चार प्रकार के विदूषक भी होंगे। तो लिंगी, द्विजो, राज्यजीवी, शिष्यश्चेति यथाक्रमम, उसी क्रम से जिस क्रम से धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत ये क्रम गिनाया है, उसी क्रम से लिंगी, द्विज, राज्यजीवी और शिष्य चार प्रकार के विदूषक इनके साथ होंगे। इस प्रकार से ये चार प्रकार के विदूषक बताए। आगे कहते हैं कि नायक शब्द तो जितने भी पात्र हैं जो कथा वस्तु में कुछ न कुछ कार्य करते हैं उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, वो सभी नायक कहे जाएंगे। नायक का अर्थ जो नाट्यशास्त्र की परंपरा में है वह हीरो नहीं हुआ करता। अग्रे नयतीति नायकः, जो नायक वह है जो नाटक की कथा को आगे ले जाता है। तो रामायण संबंधी नाटक है तो उसमें सुग्रीव हैं, बाली हैं, हनुमान हैं, ये भी नायक होंगे, लेकिन उनमें से सबसे प्रधान नायक राम होंगे। तो प्रधान नायक जिसको आजकल हम नायक समझते हैं हीरो के अर्थ में, वो उसको प्रधान नायक यहाँ कहा है। तो व्यसनी प्राप्य दुखम वा युज्यते अभ्युदयेन यः तथा पुरुषमाहुस्तम प्रधानम नायकम बुधाः, जिस पर दुख आ पड़ता है, सारी विपत्तियाँ भी उस पर टूटती हैं, फिर अंत में उसका अभ्युदय होता है, सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द बुनी जाती है, उसको प्रधान नायक कहा जाता है। और ये नायक चार प्रकार के बताए। अब जो 8 नायिकाएं बताई हैं उनके अतिरिक्त यदि ये चार प्रकार के नायक हैं तो इनके अनुसार भी नायिकाओं के भेद होने चाहिए। तो वो भी करते हैं कि नाटक में प्रकृति के अनुसार जो उसकी पृष्ठभूमि है उसके अनुसार 3 भेद तो एक दृष्टि से किए, और 4 भेद जो 4 प्रकार के नायक हैं उसी तरह से यहाँ धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत, ये 4 प्रकार की नायिकाएं भी कही गईं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि भरत मुनि ने पुरुष प्राधान्य कर दिया है, पुरुषों के ही लिए ये धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत 4 भेद बताए हैं। महिलाओं में भी चारों प्रकार की प्रवृत्तियां हो ही सकती हैं,
और कोई बड़ी उदात्त चरित्र की रानी है, धीरोदात्त होगी। कोई झगड़ालू नायिका है, जैसे इरावती है मालविकाग्निमित्रम में, वह झगड़ती है अग्निमित्र से, तो धीरोद्धत हो जाएगी। इस तरह से तो 3 भेद प्रकृति के अनुसार किए, दिव्या नृपपत्नी च कुलस्त्री गणिका तथा। दिव्या नृपपत्नी जो कि कुलस्त्री होगी और गणिका, ये भेद हुए। देवी होगी, कोई दिव्य पात्र है महिला में, या राजा की पत्नी जो कुलस्त्री है वह हो सकती है, या गणिका, जैसे मृच्छकटिक में वसंत सेना गणिका नायिका है। और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का अनुपलब्ध प्रकरण है, उसमें माधव सेना गणिका है। तो ये गणिकाएं भी नायिका हो सकती हैं, पात्र हो सकती हैं। यद्यपि उसमें प्रधान नायिका ध्रुव देवी है देवी चंद्रगुप्तम में, यहाँ तो प्रधान नायिका मृच्छकटिक में वसंत सेना ही है। तो जैसे नायकों में एक प्रधान नायक होता है, उसी तरह से नायिकाओं में भी प्रधान नायिका होगी। तो दिव्या नृपपत्नी या कुलस्त्री और गणिका, ये नायिकाएं हो सकती हैं और प्रधान नायिकाएं भी हो सकती हैं। एतास्तु नायिका गेयः नाना प्रकृति लक्षणा धीरा च ललिता च स्यादुदात्ता निभृता तथा। उसी प्रकार से जैसे कि नायकों के भेद हैं, धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर शांत, उसी तरह से धीरोदात्ता, धीरोद्धता, धीर शांता और धीर ललिता, ये 4 कोटियाँ नायिकाओं की भी होंगी। अब इनमें से किसके लिए कौन सी कोटि लागू होगी उसको बताते हैं कि दिव्या राजांगनाश्चैव गुणैर्युक्ता भवन्ति ही। दिव्य और राजांगनाएं तो धीरोदात्त होती ही हैं, लेकिन कुलांगनाएं धीरोदात्त और धीरशांत दोनों तरह से हो सकती हैं। उदात्ता निभृता चैव भवेत्तु कुलजांगना ललिते चाभ्युदाते च गणिका शिल्पकारिके। गणिका और शिल्पकारिकाएं, जो नाना शिल्पों में विचक्षण कोई महिला होती है उसको राजा अपने यहाँ रखते थे, वो शिल्पकारिका कहलाती है। जिस प्रकार से हंसपदिका के लिए टीकाकारों ने अभिज्ञान शाकुंतल में कहा है कि वह शिल्पकारिका है, तो ऐसी धीर ललित और उदात्त भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। गणिका और शिल्पकारिका है, ये नायिका है। इस तरह से 22वें अध्याय में जितने विषय आए हैं, 4 प्रकार के नायक, 4 प्रकार की नायिकाएं, फिर प्रकृति के अनुसार 3-3 प्रकार के नायक नायिकाएं और अष्टविध नायिकाएं, ये भूमिका की दृष्टि से, पात्रों के विभाजन की दृष्टि से हमने 22वें अध्याय में जो विषय हैं उन पर विचार किया।